सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। 3 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हमें पढ़ना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ही बारे में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि वो क्या क्या थे। एलपीजी थे, एलपीजी गैस वाला नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने देखा था। आज हमें पढ़ना है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो हमने क्यों किए, ऑब्जेक्टिव क्या था उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने का, और दूसरी चीज ये कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए उसमें क्या क्या स्टेप्स को लिया गया वो हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की, हमने क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट किया, हमारा मेन पर्पज क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन ऑफ कंट्रीज इंडस्ट्रियल सिस्टम, कि जो कंट्री का इंडस्ट्री का सिस्टम है उसको मॉडर्न कर दिया जाए। जो पुराने तरीके चल रहे थे, ट्रेडिशनल तरीके चल रहे थे, उनको हटा के हमने किससे रिप्लेस किया, मॉडर्न तरीकों से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेके आ रहे हैं। तो अगर प्राइवेट प्लेयर्स जो बिजनेस करेंगे तो वो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट तो लेके आएंगे। तो ये उसी की बात कर रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट नहीं करेगी, प्राइवेट लोग भी इन्वेस्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन की वजह से। आगे हमारा अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे, क्योंकि हमने क्या किया था कि एफडीआई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज थी उनको लिबरल कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, एफडीआई वगैरह इंक्रीज हो जाएगी, बाहर के इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे कंट्री के अंदर। नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स, जो कंट्रोल की वजह से कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, कोई अच्छा फायदा नहीं निकल के आ रहा, फिर भी हम उन कंट्रोल को लगा के बैठे हैं। तो हमने उनको क्या किया, पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया या हटा दिया उनको। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को लेके आए तो इससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी ग्लोब में हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अपने इंडिया को हमने बाकी कंट्रीज के साथ या बाकी वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे तो फॉरेन रिजर्व भी तो बढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा। तो ये भी हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर। मतलब क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर की ऐसी बहुत सारी यूनिट्स थी जो कि प्रॉफिट नहीं दे रही थी। तो क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन हो गया, मॉडर्न टेक्निक्स भी आ गई और काफी सारी पॉलिसीज भी लिबरल कर दी गई, तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो लॉस में जा रही थी अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकती है, प्रॉफिट आएगा, उनको बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये होता क्या है, देखिए फिस्कल डेफिसिट का पहले तो हम देख लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी वगैरह क्या होती है। जब एक कंट्री का इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की जा रही होती है, उससे रिलेटेड पॉलिसी की बात की जा रही होती है, तो वो हमारी फिस्कल पॉलिसी में होती है। अब इसमें डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्सपेंस है, खर्चे आपके बहुत ज्यादा हो गए, आपकी इनकम उतनी नहीं हुई, तो इससे हमको डेफिसिट हो जाता है। अब अगर हम एक कंट्री के हिसाब से बात करें तो पूरी कंट्री का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और पूरी कंट्री की इनकम के हिसाब से, तो हमको लॉस हो गया, तो यहाँ पे हमने उसको डेफिसिट का वर्ड दिया है। तो ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया। अब देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, देखिए अब जो हमारी इंडस्ट्री बनी उसमें क्या था, पब्लिक प्लेयर्स भी थे और प्राइवेट प्लेयर्स भी थे, दोनों आ गए। क्यों आए, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना था। तो उसके लिए उनके रोल्स को डिसाइड किया गया, क्लियरली डिफाइन किया गया कि आपके ये रोल्स है, ये एक्टिविटीज आपको करनी है। अब देख रहे थे इसमें क्या लिखा है, कीपिंग व्यू द प्रायोरिटीज ऑफ कंट्री एंड इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी प्रायोरिटी क्या थी कि कंट्री और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों देखने थे। रोल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्लियरली डिसाइडेड, तो इसकी वजह से जो भी पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के रोल्स थे उनको क्लियरली डिसाइड किया गया। तो ये तो हमारा हो गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम न्यू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी मतलब फॉरेन ट्रेड की बात की जा रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो फॉरेन ट्रेड हम आराम से कर सकते हैं, तो ये उसको बढ़ाने के लिए किया गया। अब देखिए फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। फॉरेन ट्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको कंट्रोल भी किया गया, रेगुलेट भी किया गया, लेकिन पॉजिटिव वे में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स। अब फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक्सपेंसेस ज्यादा थे और इनकम कम थी, तो इसकी वजह से इंडिया को फिस्कल डेफिसिट होता था। अब एक टर्म पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने इस कंट्री के अंदर
किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उनकी फाइनेंशियल वैल्यू को टोटल करके लिखा जाता है, और जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो उसी की परसेंटेज के टर्म्स में ही आता है। तो गवर्नमेंट के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो फिस्कल डेफिसिट को कितना कम कर पाए, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाई ताकि फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो सके। अब नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी रिफॉर्म्स। मॉनेटरी रिफॉर्म्स में पहले मॉनेटरी पॉलिसी को देख लेते हैं। ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? सप्लाई ऑफ मनी को, कि एक कंट्री के अंदर मनी का सप्लाई कितना रहने वाला है उसको। तो यहाँ पे मॉनेटरी कंडीशंस को देखा गया और उस हिसाब से रिफॉर्म लाया गया ताकि एक्सेसिव किसी भी चीज का ज्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैसा भी ना हो और हमारा काम भी चलता रहे, इस हिसाब से पॉलिसीज को लाया गया। अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स मतलब क्या कि कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं था। कैपिटल मार्केट में हम लोग करते क्या है? सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हैं। अब सिक्योरिटीज में आते हैं हमारे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें हैं ये हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर ही आती हैं। अब देखिए, पहले इनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें बना दी गई, कोई अथॉरिटी दे दी किसी को ताकि वो कंट्रोल कर सके। तो पहला क्या था? सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटीज के ट्रेड को कंट्रोल करती है और कोई भी अनऑथराइज प्रैक्टिस होती है तो उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है कि ऐसी चीजें ना चलें जिससे दूसरों को नुकसान हो। इसके बाद आया म्यूचुअल फंड। अब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड कर देगा कि वो म्यूचुअल फंड भी लेके आ सकते हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो हमारा डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना होता था ना, वो पहले फिक्स होता था, गवर्नमेंट हिसाब से डिसाइड करती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जो हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट होगा उसको अब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा ताकि एक्स्ट्रा भी ना हो या कम भी ना हो, एक एप्रोप्रिएट बैलेंस बना रहे उसके बीच में। अब लास्ट पॉइंट है हमारा डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। अब डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइस की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। पहले गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि क्या प्राइस रहने वाला है किसी गुड्स का या किसी सर्विसेज का, लेकिन अब क्या किया गया कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस या सर्विस का क्या वैल्यू रहने वाली है। अब देख लेते हैं इसको भी। रिमूव प्राइस कंट्रोल इन केस ऑफ मैनी प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें प्राइस कंट्रोल को हटा दिया गया, उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, जैसे कि फर्टिलाइजर्स में, स्टील, आयरन, पेट्रो प्रोडक्ट्स के अंदर इनको हटा दिया गया। प्लस इनका रिमूव किया गया, कैसे रिमूव किया गया? इम्पोर्ट से भी जो रिस्ट्रिक्शन थी इनकी उनको भी हटा दिया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।